आप बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय युवाओं की आवाज को आप बड़ी तेजी से उठाया करते थे। लेकिन अब जब मैं जनता के बीच में रहता हूं तो लोगों का यह कहना है कि उपेंद्र यादव में वो पहले वाली बात नहीं रही। तो उपेंद्र भाई, क्या राजनीति में आकर पार्टी ज्वाइन करके आपने युवाओं को भुला दिया या फिर कुछ और? उपेंद्र भाई, एक प्रश्न मेरा और रहेगा आपसे कि जैसे चुनाव में आपको जो परिणाम मिला, हालांकि जनता ने आप पे प्यार प्रेम नहीं जता पाया, अब जो स्थिति है क्या रहने वाली है? क्योंकि आप शाहपुरा क्षेत्र को लेकर प्रत्येक मुद्दे को उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू में आपका देख रहा था तो भ्रष्टाचार के लिए आप बहुत विशेष बातें कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? वोटों से आप जीत मानते हैं राव राजेंद्र सिंह की, क्योंकि 8 विधानसभा इस क्षेत्र में लगती है, लोकसभा जयपुर ग्रामीण की बात में करूं तो कितने वोट? 25 सीटें लोकसभा की हैं। आपको किस नजर से आप इनको देख रहे हैं? कितनी सीटें भाजपा के खाते में जाने? टीआरसीपी को लेकर अब एकीकृत टीआरसीपी कर दिया गया, जिसमें पहले 13 जिलों को शामिल किया गया था, लेकिन अब 21 जिलों को शामिल कर दिया गया, जैसा कि आपके भाषण भी सुनता हूं और बीजेपी के नेताओं के भी सुनता हूं। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? क्या विराटनगर, शाहपुरा और कोटपुतली क्षेत्र के सभी बांधों को जोड़ा जाएगा या फिर कुछ एक जो बांधों को जोड़ा गया लेकर? पिछले दिनों जब आपको मैदान में उतारा गया था विधानसभा चुनाव को लेकर, तो आपके सामने बड़ा एक 20 दिन का समय बचा और उस 20 दिन में आपने, ये एक विपरीत बात है कि जनता ने आप पे भरोसा नहीं जताया। लेकिन आगे यानी आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद में इन चुनाव की आपने कहा कि यहाँ तक तो कि आप युवाओं की आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन इस बीच जब आपसे आपने जब से बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, आपको टिकट दिया है, उसके बाद में जो युवा लोग हैं उनमें यह मैसेज है कि उपेंद्र जब कांग्रेस का राज था उस समय तो उपेंद्र अनेकों मुद्दे उठाता था, कहीं ना कहीं अनेकों नई विज्ञप्तियों की मांग कर रहा था। जबकि बीजेपी में शामिल होने के बाद में बीजेपी में शामिल होने के बाद में उपेंद्र जो है कहीं ना कहीं पार्टी से संबंधित अनेकों कोई भी विज्ञप्ति की बात के जो नेता थे उन्होंने आपकी पार्टी भाजपा ज्वाइन की है। आपको कितना बेनिफिट इस चुनाव में उन लोगों से मिलने वाला है? चाहे वो राजेंद्र यादव हो, चाहे वो आलोक बेनीवाल हो, चाहे लालचंद कटारिया हो, अनेक और भी तमाम जो नेता थे उन्होंने जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, इनसे बीजेपी पार्टी को, यानी कि अपन दूर की बात नहीं करें तो जयपुर ग्रामीण में कितना फायदा मिलने वाला है? आप हमारे साथ विधानसभा प्रत्याशी रहे भाजपा के उपेंद्र यादव मौजूद है, बातचीत करेंगे लोकसभा के चुनाव को लेकर किस प्रकार की इनकी क्या रणनीति रहेगी। उपेंद्र भाई, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? कैसी तैयारी आपकी है? तैयारी शानदार है और 81 मतों से हमारी जीत होगी। और पूर्व विश्वास दिलाया था कि मेरी विधानसभा शाहपुरा से पूर्व के जो सांसद प्रत्याशी को जिताएगा उससे दोगुने वोटों से हम जिताएंगे और जयपुर ग्रामीण से 5 लाख से ज्यादा मतों से हमारे आदरणीय राव राजेंद्र जी की जीत होगी। क्योंकि जिस प्रकार 3 महीने में यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं, 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने काम किया और 3 महीने में मैंने शाहपुरा की जनता की सेवा शाहपुरा मैंने की है और जनता खुश है और तरफा जीता हूँ। उपेंद्र भाई, पिछले दिनों एक प्रश्न और आपसे कर लेता हूं कि आप बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय युवाओं की आवाज को आप बड़ी तेजी से उठाया करते थे। लेकिन अब जब मैं जनता के बीच में रहता हूं तो लोगों का यह कहना है कि उपेंद्र यादव में वो पहले वाली बात नहीं रही। तो उपेंद्र भाई, क्या राजनीति में आकर पार्टी ज्वाइन करके आपने युवाओं को भुला दिया या फिर कुछ और मांजरा है? मुझे एक चीज बताइए, एक व्यक्ति है, समय होता है ना किसी का, मैंने 12 साल दे दिए, मेरे परिवार है, माँ बाप है, 12 साल घर से दूर रह के मैंने सेवा की, 12 दिन को दूर हो जाओ। कितनी बार मैंने 12 बार अनशन किया, 20-20 दिन तक खाना नहीं किया, 17 बार जेल गया, तो परिवार भी है। यदि मैं राजनीति में नहीं भी जाता तो 1 साल पहले मैंने घोषणा कर दी थी कि मैं बेरोजगारी की महासंघ छोड़ूंगा। उपेंद्र भाई, एक प्रश्न मेरा और रहेगा आपसे कि जैसे चुनाव में आपको जो परिणाम मिला, हालांकि जनता ने आप पे प्यार प्रेम नहीं जता पाया, अब जो स्थिति है क्या रहने वाली है? क्योंकि आप शाहपुरा क्षेत्र को लेकर प्रत्येक मुद्दे को उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू में आपका देख रहा था तो भ्रष्टाचार के लिए आप बहुत विशेष बातें कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव के बाद भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगे, वो परिणाम आपके सामने होगी। जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैंने परमानंद जी घाटी जी के लिए कहा था, घाटी के लिए कहा था, जो 40 साल से उसका रास्ता का जो पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के बीच में जो विवाद था, उस विवाद का निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ? आपको पूछ रहा हूँ, हुआ कि नहीं हुआ? हो चुका है। पानी की समस्या को लेकर जो मैंने वादा किया था, शाहपुरा में पीने का पानी आएगा, आज फिर वादा कर रहा हूँ, आएगा। यदि पीने का पानी नहीं आता, चुनाव नहीं लड़ूंगा, इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ? जो कहता हूँ वो करता हूँ। पहले रहता तो शाहपुरा जिला भी बनता, लेकिन पहले के राजनेताओं को अपनी कुर्सी से मतलब था, वो शाहपुरा के जिला बनने से कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, जिन मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा था उन मुद्दों पे आज भी कायम हूँ। इतने अनगिनत मैंने काम 3 महीने में किया है और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। उस काम के बदौलत तो कह रहा हूँ, मेरी शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय राव राजेंद्र जी की ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि शाहपुरा की जनता को हमारा नेतृत्व पसंद आ रहा है। कितने ऐसे वोटों से आप जीत मानते हैं राव राजेंद्र सिंह की, क्योंकि 8 विधानसभा इस क्षेत्र में लगती है, लोकसभा जयपुर ग्रामीण की बात में करूं तो कितने वोट से जीत पाएंगे? देखो, हमारा टारगेट है 5 लाख प्लस वोटों से जीता कर भेजना। और यशस्वी आदरणीय राव राजेंद्र जी एक सितारे हैं, पहले सदन के सितारे हैं
और ये हमारे छापरा के सितारे हैं, तो लोकसभा में जरूर चमकेंगे और ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। पूरे राजस्थान भर में 25 सीटें लोकसभा की हैं। आपको किस नजर से आप इनको देख रहे हैं, कितनी सीटें भाजपा के खाते में जाने वाली हैं? देखो 25 से की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। आपने देखा होगा कि एक समय था कि कोई भी संसद से कोई कानून पारित होता था, ये चीजें होती थी कि साहब ये कानून पारित हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर सब जगह लागू होगा देश में, क्योंकि 317 हटाकर इस लाइन को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपने देखो राम मंदिर के लिए लोग कहते हैं कि खूनों की नदी बहेगी न मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर बन गया, एक मच्छर भी नहीं मरा। आप देख रहे हो पानी को लेकर समझौता हरियाणा के साथ हो चाहे मध्य प्रदेश के साथ हो, तो काम हो रहे हो विकास के मुद्दे पर। 25 सीट भारतीय जनता पार्टी। एक प्रश्न हो रहेगा मेरा, ईआरसीपी को लेकर अब एकीकृत ईआरसीपी कर दिया गया, हाँ। जिसमें पहले 13 जिलों को शामिल किया गया था, लेकिन अब 21 जिलों को शामिल कर दिया गया, जैसा कि आपके भाषण भी सुनता हूँ और बीजेपी के नेताओं के भी सुनता हूँ। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? क्या विराटनगर, शाहपुरा और कोटपुतली क्षेत्र के सभी बांधों को जोड़ा जाएगा, या फिर कुछ एक जो बांधों को जोड़ा गया उन्हीं को रखा जाएगा? देखो प्रयास काफी बांधों को जोड़ने का हमारा चल रहा है, कुछ बांध जोड़ दिए गए हैं। पानी पहुंचेगा तो वो पानी जल स्तर जो जा चुका नीचे जा चुका वो ऊपर आएगा, सिंचाई के पानी के लिए फायदा होगा, पीने का पानी जो जरूर आएगा। आपने देखा होगा चुनाव के समय में भी मैंने वादा किया था और उस वादे पर आज भी कायम हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ। पानी पीने का आएगा छापरा, मैं लेकर आऊंगा, प्रयास नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूँ। और आपने देखा हो कुछ दिन पहले जल शक्ति मंत्री से मैंने दिल्ली जाकर मुलाकात की थी और उन्होंने विश्वास लिया था, वादा किया था, लगातार सरकार से मैं चर्चा कर रहा हूँ, मंत्री से मिल रहा हूँ। और एक मंत्री का आपने वीडियो भी देखा था कि पीने के पानी आपको मिलेगा, पीने के पानी के साथ सिंचाई के पानी के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। चुनावों को लेकर पिछले दिनों जब आपको मैदान में उतारा गया था विधानसभा चुनाव को लेकर, तो आपके सामने बड़ा एक 20 दिन का समय बचा, और उस 20 दिन में आपने, ये एक विपरीत बात है कि जनता ने आप पे भरोसा नहीं जताया, लेकिन आगे यानी आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद में इन चुनाव की लेकर क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? अब 20 दिन का समय था, मैं जनता के बीच में पहुंच नहीं पाया, जनता को अचानक, क्योंकि मैं जयपुर में रहता था, पेपर लीक माफिया के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन अब 3 महीने में शायद आपने देखा होगा कि शायद चर्चा का विषय छापरा में मेरे अलावा कोई होगा नहीं, क्योंकि जनता के बीच में हूँ। जनता से जो वादा किया था कि मैं 365 दिन छापरा के विकास के लिए काम करूंगा, वो कर रहा हूँ। मैंने कहा था यहीं रहूंगा, यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा, उस नीति पे काम कर रहा हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। और छापरा को नया छापरा बनाना मेरा एक लक्ष्य है, भ्रष्टाचार को खत्म करना मेरा लक्ष्य है, जातिवाद को खत्म करना मेरा लक्ष्य है, सबको साथ लेकर चलना मेरा लक्ष्य है। और साथ में जब भी मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, हालांकि मेरे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से मैंने इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन युवाओं की आवाज मैं इस माध्यम से, जो मैं जनप्रतिनिधि के माध्यम से मैं मजबूत करता रहूंगा, चाहे वो रीट पात्रता हो, सीईटी पात्रता हो, लंबित भर्तियां हो, नई भर्तियां हो, चाहे पेपर लीक माफियों के खिलाफ कार्रवाई हो। हालांकि मैंने कई सुझाव दिए, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, जब मुझे टिकट मिला, तभी मैंने कहा था पेपर लीक माफिया का खात्मा होगा। और खात्मा आप देख रहे हो, लगातार कार्रवाई हो रही है, 65 से ज्यादा अपराधी पकड़े जा चुके हैं। आने वाले समय में काफी अपराधी पकड़े जाएंगे, और एक भी पेपर लीक अभी तक नहीं हुआ। दर्जनों, लगभग 10 से ज्यादा प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा आयोजित हो चुकी है और कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो इस ये के शानदार भर्ती परीक्षा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नेतृत्व में हो रहा है, और आने वाले समय में कई अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं स्पष्ट तौर पर मैं आपको कह दूं, छापरा की जनता भी जान चुकी है। 11,000 मत मुझे जरूर मिले हैं, लेकिन मुझे जो प्यार मिल रहा है, ऐसा लग रहा है 11,000 मेरे 11 लाख के बराबर है, और लोग मुझे प्यार और सम्मान दे रहे हैं। और छापरा की परिस्थितियों में बदलाव आ चुका है, और 3 महीने का कार्यकाल जो मेरा रहा, उसको लोग पसंद कर रहे हैं और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उपेंद्र भाई, इस बीच आपने कहा कि यहाँ तक तो कि आप युवाओं की आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन इस बीच जब आपसे आपने जब से बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, आपको टिकट दिया है, उसके बाद में जो युवा लोग हैं उनमें ये मैसेज है कि उपेंद्र जब कांग्रेस का राज था उस समय तो उपेंद्र अनेकों मुद्दे उठाता था और कहीं ना कहीं अनेकों नई विज्ञप्तियों की मांग कर रहा था, जबकि बीजेपी में शामिल होने के बाद में क्या क्या बीजेपी में शामिल होने के बाद में उपेंद्र जो है कहीं ना कहीं पार्टी से संबंधित अनेकों कोई भी विज्ञप्ति की बात नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? आपको मैं स्पष्ट कह दूं, पुनः स्पष्ट कर दूं, युवाओं को भी पता है कि मैंने राजनीति में आने से पहले स्पष्ट तौर पे ये मैंने कह दिया था, 7 जून को युवा बेरोजगार महासम्मेलन में कह दिया था कि मैं इस्तीफा दूंगा, क्योंकि आर्थिक तौर पर मैं कितना मैं चलाता, हर धरना प्रदर्शन, गुजरात, उत्तर प्रदेश बेरोजगार महासंघ, इतना मेरा आर्थिक तौर पर इतना कमजोर हो चुका था, युवाओं को ये पता नहीं मैं कितना कर्जा लेकर वापस लौटा हूँ। और 12 साल मैंने दिए, परिवार भी है, सबके साथ भी रहना है, तो ये ऐलान पहले कर चुका था। और जब मैंने ऐलान किया था उस समय आपने देखा होगा कि वहाँ बीडी कल्ला जो शिक्षा मंत्री थे उसके, और धर्मेंद्र राठौड़ जी कांग्रेस के नेताओं के सामने ऐलान किया था। तो मेरे परिवार के लिए, और छापरा मेरा परिवार है, तो अब क्षेत्र जरूर बदला है। जब मैं था तो किसी के बाप से नहीं डरता था, खुली लड़ाई लड़ता था, जब लाठियां खानी पड़ती लाठियां खाता था, जेल जाता था, डरता किसी ने। युवाओं को 2 से 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है, पूरे देश में ऐसा कोई युवा नहीं होगा।
लेकिन मुझे टिकट नहीं भी मिलता, मैं राजनीति में एंट्री नहीं भी करता, तो ये मैंने पहले ऐलान कर चुका था कि मुझे गाँव जाना है, घर जाना है, मेरे परिवार के पास जाना है। आप जो नेता कोई भी कहे, भूपेंद्र यादव ने तो 12 साल संघर्ष किया, वो 2.5 महीने घर से दूर रहकर, भूखे रहकर संघर्ष करके बताए, जेल में जाकर बताए, लाठी खा के बताए, मैं जान जाऊंगा कितने हितैषी है। सब दूर से कह सकते हैं मैं हितैषी हूँ, भाषणबाजी कर सकते हैं, फोटो खिंचवा सकते हैं, युवाओं को वोट के रूप में उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए संघर्ष करके देखिए, मैंने 12 साल किया, 1 साल तो संघर्ष करके देखिए, कोई नहीं करने वाला। लेकिन मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं, मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात होगी तो मैं युवाओं की आवाज बुलंद करता रहूंगा, क्योंकि अब सिस्टम चेंज हो गया। अभी भी आवाज उठाऊंगा, मना नहीं कर रहा। एक पहले सीधे लाठियां खाकर जेल जा, कितने मुकदमे दर्ज हो गए थे, जेल में जाना पड़ता, लेकिन अब सिस्टम का हिस्सा बनाऊं तो कहीं नहीं कि सिस्टम के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाऊंगा। क्योंकि पहले मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गुजरात से उत्तर प्रदेश जाना पड़ता था, धरना पड़ता था, अनशन करना पड़ता था, लेकिन अब मैं सिस्टम का हिस्सा हो गया तो सीधे मुख्यमंत्री से मिलकर युवाओं की आवाज अभी भी उठाऊंगा, क्योंकि युवा मेरी ताकत है। युवाओं को मैंने विश्वास दिलाया था, तो युवाओं की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य, आवाज उठाता रहूंगा। उपेंद्र भाई, एक अंतिम प्रश्न और आपसे कर लेता हूं कि जब लोकसभा चुनाव बड़े ही नजदीक हैं, 19 तारीख को चुनाव होने हैं, इस बीच इससे कुछ दिनों पहले, यानी कि 10 से 15 रोज पहले मैं पीछे ले चलूं तो अनेकों जो कांग्रेस के जो नेता थे, उन्होंने आपकी पार्टी भाजपा ज्वाइन की है। आपको कितना बेनिफिट इस चुनाव में उन लोगों से मिलने वाला है, चाहे वो राजेंद्र यादव हो, चाहे वो आलोक बेनीवाल हो, चाहे लालचंद कटारिया हो, अनेकों और भी तमाम जो नेता थे, उन्होंने जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, इनसे बीजेपी पार्टी को, यानी कि अपन दूर की बात नहीं करें तो जयपुर ग्रामीण में कितना फायदा मिलने वाला है? आपका भी स्वागत, आप भी ज्वाइन कर लो। जिसको नीतियां पसंद आ रही है वो ज्वाइन कर रहा है, आपको पसंद है तो आप भी ज्वाइन कर लो, सबका स्वागत है। आप आओगे तो फायदा होगा, बोलना अच्छा भी जानते हैं, बोलते भी अच्छे हैं। तो पार्टी के से तो कोई जुड़ता है, यदि समस्त व्यक्ति अच्छा व्यक्ति जुड़ता है फायदा ही होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति बहुत ही स्पष्ट है और अच्छी है, लोग प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं, तो उनका स्वागत। एक प्रश्न और कर लेता हूं भाई, अब चुनाव बड़े नजदीक है, 19 तारीख है, आप 8 विधानसभा में राव राजेंद्र सिंह के लिए किस प्रकार से दौड़ लगा पाएंगे? मैं तो मेरी विधानसभा की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मैं तो आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के लिए भी अलवर जा रहा हूँ। जहां जहां मुझे याद किया जा रहा है मैं जा रहा हूँ, और मेरी विधानसभा की जिम्मेदारी है, यह ऐतिहासिक मतों से हम जिताएंगे। राव राजेंद्र जी हमारे यहाँ के लोकल है, सितारे हैं, आदरणीय है, तो उनको ऐतिहासिक जीत दिलाने का मेरी जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य है। शाहपुरा से हम जिता कर भेजेंगे और ऐतिहासिक मतों से उनकी जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उपेंद्र यादव, विधानसभा शाहपुरा प्रत्याशी रहे हैं भाजपा के, भाजपा नेता। जय हिंद, जय भारत।